हेलो। सही। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पार्थ एजुकेशन में। कैसे हैं आप सभी, क्या हाल चाल है? तो चलिए क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए, आप सभी क्लास को लाइक कर दीजिए, और जब भी आप क्लास में आते हैं तो एक बार क्लास को शेयर करके और लाइक करके एंट्री किया करिए। तो सभी का स्वागत है तहे दिल से पार्थ एजुकेशन में। चलते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं, कुछ चीजें सीखते हैं। और अब टारगेट हम लोग का हो गया है जून 2026 का। ठीक है, तो समय न गवाते हुए क्लास को स्टार्ट कर। साथ साथ में एक बात ध्यान रखिएगा, अगर जो लोग जून में अगर चाहते हैं कि हमें जेआरएफ होना है, हमें नेट होना है, आप जो भी करना चाहते हैं, और पीएचडी क्वालिफाइंग के लिए मैंने बता दिया था कि ये आपका भ्रम है कि पीएचडी क्वालिफाई हो जाएगा तो आपका पीएचडी में एडमिशन हो जाएगा, चाहे नेट हो चाहे जेआरएफ ना हो। ठीक है, तो ये आपका भ्रम है। इस भ्रम को तोड़ दीजिए, और इसलिए तोड़ दीजिए क्योंकि जब आप पीएचडी क्वालिफाइंग होते हैं, जो तीसरा कैटेगरी बनाया गया है, उसमें भी विश्वविद्यालय में, कॉलेजों में जहां आप एडमिशन लेने जाते हैं, उनकी एक मेरिट जारी होती है। जैसे वहां से तो एंट्रेंस हटा दिया गया, लिखित एग्जाम जो भी होता था ऑब्जेक्टिव टाइप का और जो भी होता था, तो वो हटा दिया गया। लेकिन आप जो पीएचडी क्वालिफाई होते हैं, एडमिशन वाला, उसमें जाते हैं तो उसकी भी मेरिट बनती है। तो आप ये मत भ्रम में रहिए कि अरे ये तो हम क्वालिफाई हो गए तो हमारा काम हो गया। नहीं, ये आपका भ्रम है। ठीक है, तो इसको तोड़ दीजिए। नंबर आपको चाहिए, अगर चाहिए तो आप, ठीक है, तो ये क्लास अगर परचेज करना है एजुकेशन सब्जेक्ट वाले बच्चों के लिए, तो आप मेरे साथ जरूर जुड़िए एजुकेशन पीडीएफ और नोट्स के साथ। और चलते हैं, क्लास को हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और एक सूचना महत्वपूर्ण ये है कि कल से आपकी क्लास यहाँ पे चलेगी। कहाँ चलेगी? कल से क्लास आपकी इस चैनल पे चलेगी। ठीक है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, इसी पे कल से क्लास आपको मिलेगी। क्या मिलेगी? कल से क्लास आपको यहीं पे मिलेगी। ठीक है, चलिए, इसको, ये यूजीसी नेट बाय पार्ट, केवल नेट की क्लास यहाँ पे चलेगी। क्या चलेगी? नेट जेआरएफ का, आप सब ना टीजीटी पीजीटी, है ना, जितनी भी सारी चीजें यहीं चलती थी। अब यहाँ क्या है, नेट जेआरएफ केवल चलेगा। क्या चलेगा? केवल नेट जेआरएफ की क्लासें यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो इस चैनल को आप लोग क्या करिए, थोड़ा ब्राइटनेस मैं कम करता हूँ। ठीक है, इसको आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, क्या है? यूजीसी नेट बाय पार्थ। ठीक है, ये कल चैनल लॉन्च हुआ है, कल शाम को आप लोग जुड़े रहे होंगे। तो इस चैनल पे कल से क्लास आपको, सारी क्लास यहीं पे मिलेगी। ठीक है, हाँ, अभी लिंक आपको मिल जाएगा। चलिए आइए, पहला प्रश्न है जिसमें ब्राइटनेस वगैरह देखिएगा, थोड़ा ज्यादा कर दे, बढ़ा दे, या सही है, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा बढ़ा देते हैं ना। चलिए, क्वेश्चन है कि भारत में उच्च शिक्षा के संबंध में नॉलेज कमीशन जो है, निम्नलिखित में से क्या संस्तुतियां दी गई? ठीक है, नॉलेज कमीशन द्वारा, नॉलेज कमीशन, और एक कमीशन आपका क्या है जिसका नाम है ज्ञानम समिति के नाम से आता है। क्या नाम आता है? ज्ञानम समिति। ठीक है, तो ज्ञानम समिति कब आई थी? 1987 और 90, 87 और 90 प्रशासन से संबंधित ये समिति थी, जो ज्ञानम समिति। शायद इस बार क्वेश्चन भी आया था, है ना, इस बार प्रश्न भी आया हुआ था। तो ये जो नॉलेज कमीशन है, जो 2005 में आया है ना, सैम पित्रोदा की अध्यक्षता में, और ये जो भारत सरकार द्वारा आयोग आया, इसने 50 केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की बात की। 50 केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना, क्लास 1 से अंग्रेजी अनिवार्य कर दिया जाए, 1500 विश्वविद्यालय खोले जाए, है ना, ये सारी चीजें लगातार क्या है, होती गई। तो इसमें दिया, देखिए 6 ऑप्शन दिया है आपके। नेट जेआरएफ में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, नेट जेआरएफ में ऐसे ही प्रश्न आएंगे जहां पे 6, 1 2 3 4 5 6, क्या नहीं हो सकता? जैसे क्लोज प्राइवेट यूनिवर्सिटी को आप क्यों बंद करेंगे, है ना, अतिरिक्त विनियामक संस्थाओं का होना, एडिटल रेगुलेटरी इंस्टीट्यूट का होना। तो यानी कि ये मेसिव पेंशन ऑफ हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा का विस्तार किया जाए, सकारात्मक पीएचडी को और अपडेट किया जाए, और उत्कृष्टता को लागू किया जाए। यानी 3 4 5, 3 4 5 को क्या करेंगे, आंसर कर लेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। अगला है, भारत सरकार के निम्नलिखित
किस योजना का उद्देश्य नवोन्मेषी अनुसंधान परियोजना को समर्थन देना है जो सामाजिक रूप से प्रासंगिक, स्थानीय आवश्यकता अनुरूप, राष्ट्रीय दृष्टि से महत्वपूर्ण और वैश्विक हो। मेरा एक प्लान है कल से नए चैनल पे जो मैंने बताया, और कल टॉपिक वाइज, कल थोड़ा सा कुछ दिन के लिए हम टॉपिक वाइज चलेंगे बच्चों। ठीक है, कुछ दिन के लिए हम टॉपिक वाइज चलेंगे। क्या आप तैयार हैं? कोई दिक्कत किसी को? कल से हम लोग टॉपिक वाइज चलेंगे। आप सभी तैयार? यूनिट वाइज जिसको कहते हैं, यूनिट वाइज चलेंगे कि एक एक यूनिट का पहले एक एक दिन क्वेश्चन लेकर के चलेंगे। कोई समस्या, कोई दिक्कत? सभी लोग एग्री हैं कि कल से हम लोग टॉपिक और यूनिट वाइज चलेंगे। पहले टीचिंग एप्टीट्यूड के कल केवल क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे, कुछ थ्योरी भी आपको पढ़ा देंगे, थोड़ी थोड़ी जो उनके बारे में जानकारी हो। ठीक है, तो कल से हम लोग क्या करेंगे, यूनिट वाइज चलेंगे। पहले टीचिंग एप्टीट्यूड के 2 3 4 दिन खूब चलेगा। ठीक है, उसके साथ साथ में फिर रिसर्च एप्टीट्यूड के कॉन्सेप्ट भी थोड़ा और क्वेश्चन भी। फिर इसके बाद हम लोग कम्युनिकेशन पे थोड़ा कॉन्सेप्ट और चीजें। फिर इसके बाद हम हायर एजुकेशन पहुंचेंगे। ठीक है, सभी क्वेश्चन कराएंगे, और कोशिश है अब है कि उसके बाद फिर आपको पूरे यूनिट का, ठीक है, स्पार्क, स्ट्राइड और इम्प्रेस और तो कौन सी योजना, जो ये क्वेश्चन कई बार मैंने देखा आया हुआ है। ठीक है, कई बार ये क्या है, पूछा गया है, और ये क्या है, जिसको कहते हैं स्ट्राइड। ठीक है, इसका फुल फॉर्म कौन बताएगा? तो ये है स्कीम फॉर ट्रांस डिसिप्लिनरी रिसर्च फॉर इंडियाज डेवलपिंग इकोनॉमिक्स। ठीक है, अवबोध स्तर पर अभी कुछ दिन पहले एक दिन 4 बजे मैं क्लास लिया था जिसमें हमने आपको शिक्षण के स्तर बताए थे, आपको याद होगा। ठीक है, आपको याद होगा। तो चलिए बताइए, क्या ऐसे ऑप्शन आपको दिख रहे हैं? प्रस्तुत किए जा रहे तथ्यों और धारणाओं को संबंधित बड़ी संख्या में सकारात्मक नकारात्मक उदाहरण। बस की पॉइंट याद रखना, बड़े बड़े क्वेश्चन को आप धराई से तथ्यों को रेखांकित करने वाले मुख्य विशेषताओं को याद करने पर बल देते हुए उनकी प्रस्तुतिकरण करना। ठीक है, अपेक्षित सूचना को तुरंत उपलब्ध कराने का अवसर प्रदान करना। ठीक है, किसी मुद्दे के सकारात्मक और नकारात्मक पहलुओं की जांच हेतु परिचर्चा आयोजित करना। विद्यार्थियों के तथ्यों को स्वयं व्याख्या करने का अवसर प्रदान करना। तो जो अवबोध स्तर है ये किससे रिलेटेड है? बाल्यावस्था से, यानी बाल्यावस्था 6 से लेकर के 12 वर्ष, और 6 से 12 वर्ष में बच्चे में क्या क्या चीजें हो जाती हैं। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये वाला ऑप्शन 100% होगा, ये वाला ऑप्शन 100% होगा, 1 और 4 होगा। 1 4 हमारे पास है, 1 4 नहीं है, 1 4 नहीं है, 1 4 नहीं है, यानी आप बिना एकदम सरलता से आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? एकदम रिसर्च आपको एकदम पढ़ाएंगे। सब लोग एडमिशन, कौन कौन एडमिशन ऐप में लिए फर्स्ट पेपर में? कौन कौन बच्चे फर्स्ट पेपर में एडमिशन लिए हैं? आज से आपकी क्लास, आज हो सकता है कि कल जो नया चैनल एक है ना, यूजीसी नेट बाय पार्थ, उस पे कल से ये क्लास चलेगी, पूरी यूजीसी नेट की क्लास वहीं चलेगी। ठीक है, हाँ, छोटे छोटे की पॉइंट, छोटी छोटी, जैसे चीन प्याजे में आत्म सात्विकरण क्या होता है ना, ये सारी चीजों को भी हम क्या करेंगे, छोटे छोटे आपको रील टाइप, मतलब छोटे छोटे शॉर्ट्स होते हैं, उसके माध्यम से भी हम आपको उस चैनल पे इतना वो खोजना नहीं है आपको, हर क्लास मिल जाएगी, हर चीजें आपको मिलेंगी बड़ी आसानी से। ठीक है, फर्स्ट में नहीं सेकंड में लिए हैं, अच्छा जी, कोई बात नहीं है, जिसमें भी आप लिए नहीं ले लीजिए, अगर शुरू से पढ़ना है तो क्लास परचेज कर लीजिए जल्दी। ठीक है, तो क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है? अगला प्रश्न है कि एक उत्तम लिखित संप्रेषण में होगा या होगी या होंगे, अच्छा जी, प्रत्याशित प्रयोजन, जटिल शुरुआत, लंबे वाक्य होंगे, या यह मानना कि दूसरे लोग अपने वास्तविक ज्ञान से कहीं अधिक जानते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चन भी पूछते चलते हैं। ठीक है, आपसे अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि वैधता में कौन सी चर त्रुटि पाई जाती है, कौन सी त्रुटि पाई जाती है, क्षमा चाहते हैं, वैधता में कौन सी त्रुटि पाई जाती है, तो क्या आंसर करेंगे? अगर आ गया है तो एक क्वेश्चन भी आपसे पूछते चलते हैं।
ठीक है, नमस्ते शिवानी जी, क्या हालचाल है? चंदा चौहान जी, क्या हालचाल है? ठीक है, बताइए, वैधता में कौन सी त्रुटि पाई जाती है? तो एक उत्तम लिखित अगर संप्रेषण है, कैसा है, लिखित है, तो कोई ना कोई उसका प्रयोजन होगा, है ना? जटिल वाक्य तो होगा ही नहीं, लंबे वाक्य कम्युनिकेशन नहीं होंगे, और ये भी एक निगेटिव है, यानी पहला ही ऑप्शन क्या लग रहा है, सही लग रहा है। और इसमें क्या पाया जाता है, इसमें स्थिर त्रुटि पाई जाती है। कौन सी त्रुटि? स्थिर त्रुटि पाई जाती है। ठीक है, तो इस लगे हाथ, दूसरे पे बता दीजिए कि दूसरा जो ये क्वेश्चन है यहीं पे, कि विश्वसनीयता में कौन सी त्रुटि पाई जाती है? विश्वसनीयता में कौन सी त्रुटि पाई जाती है? विश्वसनीयता में कौन सी त्रुटि पाई जाती है? चलिए, ये भी आंसर कर दीजिए। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, किसी शोध रिपोर्ट में व्यक्तिगत और प्रासंगिक संदर्भ अनुमय है। पहला दे एक्सपेरिमेंटल रिसर्च मात्रात्मक शोध होता है। कैसा होता है? मात्रात्मक शोध है। पूरा रटा देंगे आपको, बस हमारे साथ मात्रात्मक शोध में इसमें क्या क्या चीजें आती हैं, तो इसमें वैधता देखते हैं, और वैधता कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की, आंतरिक और बाह्य। यहाँ पे नियंत्रित करते हैं, ठीक है, नियंत्रण की बात करते हैं, जोड़ तोड़ करते हैं। क्या करते हैं? जोड़ तोड़ करते हैं, ठीक है। और साथ में क्या करते हैं, यहाँ पे वैधता हो गया, नियंत्रण करते हैं, जोड़ तोड़ करते हैं, रिजल्ट का सामान्यीकरण करते हैं। क्या करते हैं? सामान्य। ठीक है, कारण और प्रभाव देखते हैं, कारण और प्रभाव देखते हैं। ठीक है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर यह है रिसर्च में, और सबसे ज्यादा अगर क्वेश्चन कहीं पूछा गया तो यहाँ पूछा गया। ठीक है, इसमें कौन सी त्रुटि पाई जाती है? चर त्रुटि पाई जाती है। कौन सी? चर त्रुटि पाई जाती है। ठीक है, ऐतिहासिक रिसर्च ये कहता है क्या था, ये कहता है क्या था। ठीक है, घटना घट चुकी, यानी भूतकाल की ये बात करते हैं। ठीक है, निजाती सर्वेक्षण, ये सर्वे रिसर्च जो जनगणना के लिए बड़े लेवल पे होता है। ठीक है, देखिए मैसेज आ गया कि कल से आपकी क्लास यूजीसी नेट बाई पार्थ चैनल पे होगी, वो लिंक आपको दे दिया गया है। सभी लोग उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और कल से उसी चैनल पे जुड़ेंगे। ठीक है, ये नहीं कि गुरुजी आज तो क्लास ही नहीं मिल रही है ना, क्लास कहाँ चल रही है पता ही नहीं चल रहा। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, सभी क्लास यूजीसी नेट की आपकी वहीं चलेगी। ठीक है, लिंक मिल गया ना, सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, देखिए वहां पे दिया गया है। ठीक है, हो गया ना, देखिए लिंक दिया गया है। तो एथनोग्राफिकल रिसर्च में क्या होता है, जनजातियों पे शोध कार्य करते हैं, जहां व्यक्तिगत, ये देखिए यहाँ पे भी ध्यान दीजिए, ये है आपका चैनल। ठीक है, ये आप सभी का चैनल है, और इसको आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, कल से यही क्लास, यही मुलाकात होगी। कहाँ होगी? यही, ये यूजीसी नेट बाई पार्थ चैनल, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग। ठीक है, इसी पे यूजीसी नेट की क्लास चलेगी। ठीक है भैया, वो आया तो है लिंक, यूट्यूब यूट्यूब का आया तो है, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। मिल गया सभी को? कल से यही क्लास चलेगी आपकी, सभी नेट जेआरएफ की जितनी क्लास है यही मिलेगी आपको। ठीक है, जो भी क्लास ये ऐप पे, तो ऐप पे जैसे क्लास होती है वैसे ही होगी। इसकी बात हम कर रहे हैं, जो यूट्यूब की बात कर रहे हैं, आप यूट्यूब पे यहाँ पे आ जाइए। ठीक है, यहाँ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, कल से क्लास आपको यही मिलेगी। ठीक है, चलिए मिल गया ना, उसको लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए, अगला प्रश्न है जिसमें ये कह रहे हैं, पूछा जा रहा है आपसे, क्या पूछा भाई, एक विश्वविद्यालय स्तर का शिक्षक कंप्यूटर विज्ञान में नामांकित स्नातकों के सामाजिक आर्थिक स्तर, उत्पत्ति अभिप्राय के मध्य संबंध का अध्ययन करना चाहता है, तथा इस संदर्भ में कौन सी शोध विधि उपयुक्त होगी? पहला है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, और पार्टिसिपेट ऑब्जर्वेशनल और बेस्ड रिसर्च। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होगा। देखिए यहाँ की पॉइंट को आप ध्यान दीजिए, ऐसे क्वेश्चनों में की पॉइंट को क्या करना है, आपको ध्यान देना है। ठीक है, ये देखिए, एक विश्वविद्यालय स्तर पे शिक्षक कंप्यूटर विज्ञान में नामांकित स्नातक के सामाजिक आर्थिक स्तर, कैसे? सामाजिक आर्थिक स्तर और निष्पत्ति, जहां भी निष्पत्ति आए,
एक की पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, जहां भी निष्पत्ति परीक्षण आए, बुद्धि परीक्षण की तुलना हो, ऐसा कोई जहां अचीवमेंट आए, अगर एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च है तो लगा देना आप। मेरी बात को ध्यान दीजिए, मैं हमेशा आपको की पॉइंट के माध्यम से ही पढ़ाता हूं, क्योंकि की पॉइंट रहेगी तो आप बड़े क्वेश्चन भी धराशायी कर लोगे, है ना। और एक चीज और, अभी से लग जाओ आप, अगर जेआरएफ होना है आपको, अभी से लग जाओ। जितनी चीजें मैं कह रहा हूं उतनी काम करना स्टार्ट कर दो, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर घर पे लगाओ, 100% आप जेआरएफ होंगे। ठीक है, कोई काम करिए तो मन से करिए, नहीं तो छोड़ दीजिए, मेरा तो कहना में यही है, नाम का नहीं। तो एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च होगा, कौन सा होगा, एक्स पोस्ट फैक्टो। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि शोध उपकरण के चयन हेतु निम्नलिखित में से कौन से महत्वपूर्ण विचारणीय मुद्दे हैं। ठीक है, चलिए, एक कॉन्सेप्ट है संरचनात्मक प्लस योगात्मक। योगात्मक मूल्यांकन का टाइप किसने बताया, कौन बताएगा। फॉर्मेटिव और समेटिव जो इवैल्यूएशन है, फॉर्मेटिव और जो समेटिव इवैल्यूएशन है, ठीक है, ये जो इवैल्यूएशन है इनको किसने जो है बताया। ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट किसने दिया, कब दिया। अरे डॉक्टर शशिबाला जी रोज तो पेपर में यही देता है कि आज डेट आ जाएगी, आज बैठक है, आज डेट आ जाएगी, आज बैठक है। जब आ जाए तभी समझिएगा। सही कह रहे हैं कि नहीं, गलत कह रहे हैं तो बताइए। जब आ जाए तभी हम लोग समझें कि अब तो आ गई डेट भैया, है कि नहीं। हाँ, किसने दिया था, मिचेल स्क्रीवेंस ने। किसने दिया था, मिचेल। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, ये सब एक लिखते जाइएगा। उन्नीस सौ सड़सठ में, 1967 में। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि शोध उपकरण जिससे रिसर्च में डेटा का हम क्या करते हैं, संकलन करते हैं, उसे ही कहा जाता है। तो चयन है तो क्या है, शोध उपकरण की वैधता, साथ में शोध उपकरण की विश्वसनीयता भी देखेंगे, और साथ में शोध उपकरण के उपयोग होती समय और संसाधन की दृष्टि से कितनी लागत लग रही है, कितनी लागत लग रही है। ठीक है, तो हम करेंगे एक और दो और तीन ऑप्शन को क्या करेंगे, हमारी शोध उपकरण की पृष्ठगत आभासी वैधता, शोध पर्यवेक्षण की सम्मति से कोई लेना देना नहीं है। मेन जो चीजें हैं, द बेस्ट ऑप्शन क्या है, क्लियर है। चलिए भाई, क्लास को शेयर भी कर दीजिए आप सभी। अगला क्वेश्चन है कि विमर्शी रिफ्लेक्टिव लेवल स्तर पर शिक्षण के आयोजन हेतु अपेक्षित बुनियादी आवश्यकताएं क्या है। क्या कह रहा है, रिफ्लेक्टिव लेवल। और रिफ्लेक्टिव लेवल जो होता है बड़े लेवल पे, जैसे किशोर विद्यार्थियों के लिए, और किशोर विद्यार्थी क्या है, 12 से 18 वर्ष। और 12 से 18 वर्ष के जो विद्यार्थी हैं उसमें खुद से समस्या समाधान करने की क्षमता, तर्क वितर्क करने की क्षमता, है ना, परिकल्पना के निर्माण परीक्षण करने की क्षमता, ये सारी सृजनात्मकता, ये सारी चीजें उसके अंदर, विद्यार्थी के अंदर आ जाती हैं। यानी द बेस्ट ऑप्शन कौन सा होगा यहाँ, अगर रटने की बात आए और कहीं याद करने की बात आए, रिकॉल करने की बात आए, व्यवस्थित करने की बात आए, तो क्या लगाएंगे, प्रस्ताव स्मरण आए, इस तरीके की बातें आए तो तब हम स्मृति स्तर। और अवबोध स्तर में क्या करेंगे, जहां पे हमें क्या होगा, उदाहरण गैर उदाहरण संबंध, इस तरीके की बातें आए तो अवबोध स्तर लगाएंगे। और हाई लेवल थिंकिंग की बात हो रही है, हाई लेवल थिंकिंग की बात हो रही है, तो जहां पे हमें समस्याएं और उनके समाधान की प्रक्रिया में छात्र अन्वेषण भी करता है और व्याख्या में सहायता प्रदान, यानी बी द बेस्ट ऑप्शन है, बी वाला क्या है। अच्छा, लेवल ऑफ टीचिंग से क्वेश्चन आएगा तो कर लेंगे आप लोग, कर लेंगे सभी लोग, बताइए, हो जाएगा। जब किसी शोध अध्ययन में प्राप्त परिणामों को प्रतिदर्श से बड़े किसी समूह यानी अध्ययन के संदर्भ से इतर हट करके तक विस्तार किया जा सके तो यह कहलाता है इंटरनल वैलिडिटी, फंक्शनल रिलेशनशिप, एक्सटर्नल वैलिडिटी, हाइपोथेटिकल कंस्ट्रक्ट।
यानी कि जब हम कोई भी हाइपोथेसिस बनाते हैं तो उसमें कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी की, संरचना वैलिडिटी की हम क्या करते हैं, वो उसको यूज करते हैं। ये भी प्रश्न आया हुआ है आपके एग्जाम में, ठीक है, आपके एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। क्लास को एक बार शेयर लाइक कर दीजिए, जब भी क्लास में घुसिए एक बार लाइक करके और शेयर करके आ जाइए, ठीक है। संख्या को बढ़ा दीजिए, आप लोग जोड़िए, एक एक लोग को जोड़िए। अध्ययन में प्राप्त परिणामों को प्रतिदर से बड़े किसी समूह इतर, यानी हम क्या कर रहे हैं कि किसी एक जनसंख्या, हाँ वेरी गुड, कौन सी, वाह वैधता होगी, कौन सी वैधता होगी, ये सब तो रट गया है ना, की पॉइंट, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अच्छा यहाँ ध्यान दीजिएगा, जब आंतरिक वैधता आ गई तो आप कारण प्रभाव देखेंगे, कारण और प्रभाव देखेंगे, ठीक है। कारण क्या होगा, तो कारण स्वतंत्र चर है, ये भी याद रखिएगा, कारण स्वतंत्र चर है, कौन सा चर है, स्वतंत्र चर। प्रभाव किस पर पड़ता है, प्रभाव परतंत्र चर पे, किस पे, परतंत्र चर पे, ये भी आपको क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। कारण और प्रभाव ये भी क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है बच्चों, छात्रों और शिक्षकों दोनों के लिए उपयोगी प्रभावी लेखन के सिद्धांत कौन से हैं, किसके लिए, छात्रों और शिक्षकों दोनों के लिए उपयोगी प्रभावी लेखन के सिद्धांत, अतिशयोक्ति पर बल दिया जाए, या विशेषणों का उदारता पूर्वक उपयोग किया जाए, अस्पष्टता हो, संक्षिप्तता हो, परिशुद्धता हो, जटिल वाक्यों का उपयोग किया जाए, क्या किया जाए, जटिल वाक्यों का उपयोग किया जाए। चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए भाई, क्या होगा आंसर इसका, जल्दी जल्दी करिए और लास्ट में बताइएगा कितने प्रश्न आपके सही हुए। अगर एक एक लोग को आप जोड़ेंगे तो हमारी भी मदद हो जाएगी, है ना। चलिए चलिए भाई, CIPP पूछा गया है फर्स्ट पेपर में, CIPP किससे संबंधित है, मूल्यांकन जिसमें कॉन्टेक्स्ट, इनपुट, प्रोसेस, प्रोडक्ट है। ये कॉन्सेप्ट किसने दिया, बताइए। CIPP, सी का मतलब होता है कॉन्टेक्स्ट, आई का मतलब इनपुट, पी का मतलब प्रोसेस, दूसरे पी का मतलब प्रोडक्ट। ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था मूल्यांकन में, जल्दी से बताइए। और इसको जो जो चीजें हम पूछते जाते हैं उसको जरूर नोट किया करिए, ठीक है। तो जब कम्युनिकेशन प्रभावी हो तो क्लियरिटी तो होनी ही चाहिए, और ऐसी चीजें हो जो बहुत बढ़ा चढ़ा के ना लिखा जाए, संक्षिप्तता हो, है ना, और जिसमें परिशुद्धता होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, परिशुद्धता। तो CDE ऑप्शन को क्या करेंगे, डेनियल स्टेबिम, वेरी गुड डॉक्टर शशि बालाजी, डेनियल डेनियल स्टूफल बीम, ठीक है, किसने, तो ये CIPP मॉडल किसने दिया, तो डेनियल स्टूफल बीम ने दिया, ठीक है। इसको याद रखिएगा, कॉन्टेक्स्ट, इनपुट, प्रोसेस और प्रोडक्ट, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम वैज्ञानिक अनुसंधान को सही रूप में दर्शाता है, किसको, वैज्ञानिक सिद्धांत। यहाँ कुछ बच्चे भ्रमित हो जाएंगे, लेकिन भ्रमित ना होना। चलिए भाई जल्दी से आंसर बताइए, दिया है कि वैज्ञानिक अनुसंधान का सही क्रम क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस करेक्टली रिफ्लेक्ट साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन। हाँ, जो नई चीजें आपको मिलती हैं वो चीजें आप जरूर करिए, लिख लिया करिए, ठीक है। सबसे पहले इसमें ऑब्जर्वेशन करते हैं, फिर कॉन्सेप्चुअल आता है, थ्योरेटिकल डिडक्शन आता है, ठीक है। लास्ट में हमको यानी डी वाला ऑप्शन क्या है, द बेस्ट ऑप्शन है, कौन सा है, डी वाला ऑप्शन क्या है, द बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है। अच्छे क्लास संप्रेषण की गतिशीलता में शामिल है, अच्छे क्लास संप्रेषण की गतिशीलता में शामिल है, ठीक है। डायनामिक ऑफ गुड क्लासरूम कम्युनिकेशन इन्वॉल्व, उदासीनता होगी, अगर अच्छे संप्रेषण की बात हो रही है तो ये निगेटिव चीज है, इसको आपको ध्यान देना है। जब कोई भी चीजें, ठीक है, तो जब कभी भी कोई भी चीजें हो उसमें आपको क्या करना है, निगेटिव कौन सा है, कौन सा हमारे प्रश्न में नहीं हो सकता, इस पे भी हमें ध्यान देना है, ठीक है। क्या नहीं हो सकता, सर PhD अभी चल रही है, हाँ PhD अभी चल रही है, नवंबर तक 5 साल कंप्लीट हो जाएगा। SRF जो है हमारा, वो है फेलोशिप हमारी जो है, वो है 19 फरवरी 2027 तक,
लेकिन मेरा 5 साल कंप्लीट हो जाएगा कब? यानी कि वो है 24 नवंबर 2026 को। तो देखिए इस साल तो हम जमा कर ही देंगे। नेट का प्रैक्टिस सेट रोज होता है सर। हाँ, यहाँ तो रोज हम कराते हैं, डेली। ठीक है, चलिए। तो ये आपको ध्यान देना है। बस क्लास को आप लोग दो दो बच्चों को शेयर कर दीजिए। ठीक है, दो दो बच्चों को शेयर कर दीजिए, बस इतना ही। तो अच्छे क्लास संप्रेषण की बात हो रही है तो उदासीनता नहीं होगी, लेकिन हम आपको मोटिवेट करेंगे। हम आपको मोटिवेट करेंगे। शाबाश, वेरी गुड। बहुत आप सभी इस बार जेआरएफ हो जाएंगे अगर 5 महीने लग के, सही मायने में कह रहे हैं, 5 महीने जो मैं कह रहा हूं वही आप करिए। 100% आपका जेआरएफ होगा। आप समय सारणी बनाइए, अपने आप को समय में बांधिए, किसी कहने से नहीं कि अरे पापा ये वो, कोई, भाई वो उनका काम है, आपको पैसे दे रहे हैं, जितना मदद है आपको कर दे रहे हैं। करना आपको है, पढ़ना आपको पड़ेगा। किसी चैनल पे आप जाओगे, ABCD जो घोर के पिलाता भी होगा वहां भी जाओगे, तो वो चाहे घोर के पिलाए या ना पिलाए, लेकिन पढ़ना तो आपको ही पड़ेगा, है ना। सब आपको पढ़ाएंगे, रास्ता दिखाएंगे। यूथ कंपटीशन का प्रैक्टिस सेट PYQ ले लीजिए, घर पे भी सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए। एक तो हो गया, बी वाला ऑप्शन होगा, ए वाला ऑप्शन नहीं होगा, ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। फिर दिया है कि प्रस्तुत किए जाने वाले जो फैक्ट है वो अंग्रेजी में देखिए, बीइंग ऑर्गेनाइज्ड, एकदम ऑर्गेनाइज्ड हो। पहले कौन सी बातें को बताना है, पहले सरल का फिर कठिन का, तो ये भी सही है। अंग्रेजी जरूर देखना है, हिंदी अंग्रेजी में देखिए, है ना। अब आगे पूछ रहा है कि विशिष्टता हो, नहीं विशिष्टता नहीं हो, सहभागिता, सहभागिता, जेंडर पर विचार किया जाए। हमें मेल फीमेल ट्रांसजेंडर से क्या ही लेना देना, हम टीचर आप विद्यार्थी, ना हमारी कोई जाति ना आपकी कोई जाति, है ना। कौन मेल है कौन फीमेल है क्या ही फर्क पड़ता है। और एज ए टीचर ये होना चाहिए। यूजीसी ने भी माना है कि 118 की 128% जो है हायर एजुकेशन में जातिवाद होता है ना। माना है, उसने एक लेटर जारी किया है कि कोई भी संस्था अब जाति को लेकर के, धर्म को लेकर के किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं करेगी, है ना। चलिए, तो कल से हम लोग इस वाले पे, कल याद रखिएगा ये नया चैनल है पार्थ एजुकेशन का, कल से हम लोग यहीं जुड़ेंगे। सब लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यूजीसी नेट बाय पार्थ, इसी पे कल से आपकी क्लास चलेगी, है ना। कल से क्लास यहीं पे चलेगी। ठीक है, चलिए। चलिए, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित सूची में क्या अधिगमकर्ता केंद्रित उपागम है? कैसा है? जो अधिगमकर्ता केंद्रित है। ठीक है, क्लास ऐप तो फ्री में दे रहे हैं सर, क्या करना होगा फ्री के लिए? सब्सक्राइब कर ली, अरे वो पार्थ एजुकेशन का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहां से देखिए क्या फीस है क्या है। ठीक है, जिसका जेआरएफ हो जाएगा वो कहाँ यहाँ क्या करने आएगा, है ना। चलिए, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कह रहा है कि जो अधिगमकर्ता केंद्रित हो। ठीक है, तो पहला है स्वयं तो अधिगमकर्ता केंद्रित होता है, स्वयं अधिगमकर्ता केंद्रित, और मोक्ष भी क्या होता है? अधिगमकर्ता। यानी ये वाला ऑप्शन क्या करेंगे? सही कर लेंगे। ये वाला ऑप्शन क्या करेंगे? सही कर लेंगे। निम्नलिखित में से कौन से लोगों द्वारा अपने बच्चों के भविष्य के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्णय में लेने में सहायता करने वाले निर्णय समर्थन तंत्र है? ई पाठशाला, सारांश, शाला सिद्धि, स्वयं प्रभा। स्वयं प्रभा क्या है? एक चैनल DTH है, डायरेक्ट टू होम, डायरेक्ट टू होम, यानी DTH माध्यम से 24x7 पे कार्य करता है। ठीक है, 32 चैनल थे, फिर 34 चैनल हुए, अब कितने हैं? 40 चैनल काम करते हैं। कितने? 40 चैनल कार्य करते हैं। ठीक है, 40 चैनल। और चैनलों से इस बार क्वेश्चन पूछा गया था। जी सैट 15 का करता है, कौन सा? 15 का यूज करता है। और ये जो है 4 घंटे की क्लास डेली चलती है, 4 घंटे की क्लास डेली, 5 बार दोहराया जाता है, 5 बार दोहराया जाता है। ठीक है, 5 बार दोहराया जाता है। और इसमें पूछा है कि बच्चों के भविष्य के लिए पूछा गया है वो क्या होगा?
तो सीबीएसई द्वारा सारांश का, इससे सीबीएसई द्वारा सारांश का यूज किया जाए। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? निम्नलिखित में से गैर, ये क्वेश्चन ध्यान दीजिए, नॉन्स जो बॉडी है, यानी गैर संवैधानिक निकाय है। तो अगर एनसीटी की बात की जाएगी तो 1973 में इसकी स्थापना होती है, 1993 में एक्ट लाया जाता है। ठीक है, एक्ट लाया जाता है और 17 अगस्त 1995 को पुनः किया जाता है, इसकी स्थापना किया जाता है। ठीक है, बार ऑफ इंडिया विषय, ठीक है, बीसीआई, बीसीआई जो है ये इसको भी क्या किया जाता है, और आरसीआई की स्थापना 1986 में होती है। ठीक है, 1992 में एक्ट लाया जाता है। ठीक है, और 22 जून 1993 को, अब वो समय दूर नहीं है बच्चों, मैंने देखा इस बार जियोग्राफी का मैं पेपर नेट जेआरएफ पर दिया था, उसमें क्या हुआ था जानते हैं? उसमें ये हुआ कि जो ये क्वेश्चन जो पीडब्ल्यूडी वगैरह ये सब क्योंकि समावेशी शिक्षा के क्वेश्चन आ रहे हैं, उससे रिलेटेड खूब क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, उससे प्रश्न क्या है, बहुत ज्यादा पूछे गए। इसलिए बच्चों हम यही कहेंगे कि एकदम तैयार रहिए नहा धो करके, कि कुछ आए सामना करने के लिए, हम लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। लड़ाई लड़ने के लिए यूजीसी द्वारा इसको 1999 में इसकी स्थापना होती है। ठीक है, तो ये पूछा है कि गैर संवैधानिक निकाय है, यानी कि ये वाला गैर संवैधानिक निकाय है जिसमें 1994 में यूजीसी द्वारा स्थापना होती है, 1992 में कहा गया, और यूजीसी के अंतर्गत ये क्या करता है, कार्य करता है। ठीक है, 1993 में यहाँ पे एक्ट ध्यान देना है आपको, 1992 में ये वाला एक्ट आपको ध्यान देना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, 2-3 बार बता, नहीं बता दिए इन लोगों को मैसेज, हाँ हाँ मैसेज डाल दीजिए आप भी, एक आध दो बार और। हाँ बच्चे कल से यहीं मिलेंगे ना, कहाँ मिलेंगे, कहीं भटकना नहीं, यहाँ आ जाना, लिंक से ही ज्वाइन कर लीजिए, कल से यहाँ क्लास चलेगी आपकी, यूजीसी नेट बाय पार्थ। ठीक है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ये वाला देखिए, कल से यही क्लास मिलेगी आपको यूजीसी नेट की अलग। ठीक है, यहीं पे बहुत सारे बच्चे बहुत परेशान होते हैं, बहुत सारे टेलीग्राम में बहुत सारे मैसेज आते थे, क्या हमारे काम के हैं, क्या हमारे काम के नहीं है ना, परेशान हो जाते थे बच्चे। ठीक है, तो ये लिंक दिया गया है, उसी को आप लोग क्या करिए, उसको ज्वाइन कर लीजिए और उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, हाँ, बस काम हो जाएगा, कल से वही मुलाकात, अब बस केवल आपको वहीं पे क्लास सारी मिलेंगी। ठीक है, हाँ, चलिए, हाँ फिर कहेंगे यार ये गुरुजी आज क्लास ही नहीं चल रही है। ठीक है, तो क्लास कल से वहीं मिले। ठीक है, आइए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, इसमें पूछा जा रहा है कि, ठीक है ना, क्लास में शिक्षक को वाणी का स्वराघात को कहा जाता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए बताइए। बताइए क्या होगा, पाराभाषिक में स्वराघात क्या होता है, स्वराघात, ये कम्युनिकेशन का क्या है, कक्षा में संप्रेषण की इकाई के रूप में सूक्ष्म अभिव्यक्ति। आप कल से नए चैनल पे मिलेंगे और नए तरीके से मिलेंगे। ठीक है, कल से नए चैनल पे और नए तरीके से हम लोग मिलेंगे, और आपके हाथ में एक नोट्स होना चाहिए, कॉपी, और साथ में पेन होना चाहिए। ठीक है, कल जरूर आप देखना, कल से नई शुरुआत हो रही है, नए चैनल। मैंने कहा सर से कि बहुत सारी समस्याएं आती है इस चैनल पे, कि बच्चे टेलीग्राम में जुड़े हुए हैं, इतने मैसेज आ रहे हैं जो हमारे काम के नहीं है, क्या उसको देखा जाए, साथ में चैनल पे जाओ तो क्लास ही नहीं मिलती है, इतनी क्लासें चलती रहती हैं। तो सर ने कहा कि ठीक है देखते हैं, तो एक नया चैनल स्टार्ट कर देते हैं। हमने कहा हाँ, तो नया चैनल आ गया है केवल यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि क्लास में संप्रेषण की इकाई के रूप में सूक्ष्म अभिव्यक्ति क्या है, तो क्या है, फ्लीटिंग, क्या है, फ्लीटिंग, यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, संप्रेषण की इकाई के रूप में होता है जो छोटी छोटी बातों के को संप्रेषण में क्लास में संचालित की जाती है, अभिव्यक्ति की जाती है। ठीक है,
कौन सा सर जी? वो तो बता दिए आप लोग को, वो ऊपर लिंक भी दिया हुआ है ना। क्लास में संप्रेषण निम्नलिखित में से किन स्तरों पे होता है? जैसे स्तर का मतलब है, जैसे मान लीजिए मैं पीएचडी भी किया हूँ, अगर पीएचडी किया हुआ प्राइमरी में टीचर हो गया, तो हमें प्राइमरी के लेवल पे क्या है आना पड़ता है, आ करके क्या है बच्चों को पढ़ाना पड़ता है। यानी कि वो सतही स्तर क्या होगा, सतही अर्थ स्तर, सरफेस मीनिंग। यानी कौन सा, हाँ वो ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम का लिंक भी है, वहां पे पीडीएफ और सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। ठीक है। प्रभावी क्लास संप्रेषण अंतरित कर सकता है, प्रभावी क्लास, इससे प्रभावी क्लास संप्रेषण से बहुत प्रश्न आते हैं यूजीसी नेट द्वारा। क्या आते हैं, बहुत सारे प्रश्न आते हैं यूजीसी नेट द्वारा। किस पे, प्रभावी क्लास संप्रेषण से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न आते हैं। ठीक है। प्रभावी क्लास संप्रेषण में क्या होगा, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, ठीक है, क्या हो जाएगा, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस हो जाएगा, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया। आगे दिया हुआ कि शिक्षा में सूचना संप्रेषण प्रौद्योगिकी का उद्देश्य इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। पहले क्या था, आईटी था, पहले क्या था, आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सूचनाएं हमारे पास बहुत थी, ठीक है, लेकिन इसका यूज नहीं था। फिर आया कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, सूचनाएं आपके पास हो, अगर इसको लागू नहीं किया जाए, कुछ इसका यूज नहीं किया जाए तो कैसे, तब इसको मिला करके हो गया आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हो गया। और इससे क्या, छात्र छात्राओं को आकर्षित करना, शिक्षण को रुचिकर बना दिया जाए, अधिगम के परिणामों को इष्टतम, जो हम चाहते हैं, हम जो चाहते हैं आपको व्यवहार, आपको जेआरएफ कराना चाहते हैं वो हो जाए, उसको कहते हैं कि परिणामों को इष्टतम बनाना। क्या करना, परिणामों को इष्टतम बनाना। ठीक है। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम महाविद्यालय स्तर के शिक्षण कार्यक्रम हेतु परिणाम आधारित पाठ्यक्रम को प्रदर्शित करता है? किसको, पाठ्यक्रम जो कैसे हो, परिणाम, आउटकम बेस्ड कैरिकुलम हो, कैसा हो, आउटकम बेस्ड हो। ठीक है, तो जल्दी से आंसर करिए, क्या होगा इसका आंसर, विषय वस्तु हो, शिक्षण अधिगम हो, अधिगम परिणाम हो, फिर मूल्यांकन कर ले, या वांछित अधिगम परिणाम हो, विषय वस्तु हो, शिक्षण अधिगम हो, आकलन हो, मूल्यांकन हो, शिक्षण अधिगम, विषय वस्तु, अधिगम परिणाम, मूल्यांकन हो, विषय वस्तु। सबसे पहले वांछित अधिगम परिणाम, हम जो चाहते हैं अधिगम परिणाम, हम आपके व्यवहार में आपको चाहते कि आप जेआरएफ हो जाइए, ठीक है, उसे वांछित कहा जाता है। फिर विषय वस्तु, फिर शिक्षण अधिगम, आकलन, और लास्ट में हम क्या करते हैं, मूल्यांकन की प्रक्रिया को क्या करते हैं, संचालित करते हैं। मूल्यांकन की प्रक्रिया को हम क्या करते हैं, संचालित करते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि शिक्षण में निम्नांकित में से कौन से अधिगम परिणाम अवबोध स्तर पर प्रयुक्त होते हैं? किस पे होते हैं, अवबोध स्तर पर प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, यानी अंडरस्टैंडिंग लेवल, और अंडरस्टैंडिंग लेवल पे हम क्या करते हैं, जहां बच्चा लगभग 6 से 12 वर्ष में आ जाता है, और इस अवस्था में किसी भी बालक में सकारात्मक नकारात्मक उदाहरण, उदाहरण गैर उदाहरण, संबंध, इस तरीके की बातें आ जाती है। और ये मॉडल किसने दिया था, मोरिसन ने दिया था। किसने दिया था, मोरिसन ने दिया था, है ना। स्मृति स्तर किसने दिया था, हर्बार्ट ने। ठीक है। बोध स्तर किसने दिया, मोरिसन ने, है ना। और रिफ्लेक्टिव लेवल किसने दिया, हंट ने मॉडल दिया। और जो एक, जहां स्वतंत्र हो जाता है बच्चा, शासक जो स्तर होता है, उसने किसने दिया, ऑटोनॉमस जो लेवल होता है वो दिया, बिग्गी ने दिया था, है ना। वहां विद्यार्थी स्वतंत्र हो जाता है। तो ये चारों चीजें आपको क्या करनी है, याद रखनी है। यानी कि यहाँ पे एक ही चीज है, तथ्यों के मध्य संबंध और स्वरूप को देखना। हो जाएगा ना सभी को। विचार रचनात्मक, ये रिफ्लेक्टिव लेवल होगा। कैसा होगा, रिफ्लेक्टिव लेवल हो जाएगा। तथ्यों सूचनाओं का ये हो जाएगा आपका मेमोरी लेवल, जहां पे याद करना, फैक्ट हो, सूचनाएं हो, ये भी किसके अंतर्गत आ जाएगा, ये भी आपका मेमोरी लेवल के अंतर्गत आ जाएगा। किसके अंतर्गत, मेमोरी लेवल के अंतर्गत। सब पहचानिए, ठीक है, समझ में आ रही बात। पहचानने की कोशिश की पॉइंट, हर रिसर्च में, टीचिंग एप्टीट्यूड में, कम्युनिकेशन में, हर जगह आपको की पॉइंट बताएंगे। और वो की पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट होगा, इतना महत्वपूर्ण होगा कि बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे बड़े इजी तरीके से। क्या है, इजी तरीके से। ये अनुभव है 2018 से पढ़ाने का। 2018 से मैं स्टार्ट किया पढ़ाना, उससे पहले मैं नहीं पढ़ाता था, कभी नहीं पढ़ाया था। ठीक है, बस बीएड में जो भी टीचिंग वगैरह लगी थी वही। लेकिन पहला करियर मेरा था बीटीसी का, मैं बीटीसी में पढ़ाया, फिर उसके बाद बीएड में पढ़ाया, फिर एमएड में भी पढ़ाया, और फिर यहाँ कोचिंग में आपको पढ़ा रहे हैं। और ये भी एक रिकॉर्ड है कि पार्थ एजुकेशन में पढ़ाना स्टार्ट किए,
और आज भी पार्थ एजुकेशन में है। ठीक है, आज भी पार्थ एजुकेशन में है। ठीक है, यहाँ वहां बहुत सारे चांस मिले, लोगों ने बुलाया, लेकिन मैं नहीं गया। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से कक्षा संबंधित कारक शिक्षण की प्रभाविकता को प्रभावित करते हैं? शिक्षण की प्रभाविकता को प्रभावित करते हैं। ठीक है, विद्यार्थियों के कार्य से पहले का व्यवहार, अध्यापक द्वारा संप्रेषण में संरेखी पैटर्न का पालन करना, विद्यार्थियों के परिवारों की सामाजिक आर्थिक स्थिति, अध्यापक द्वारा प्रौद्योगिकी संसाधनों का अनुचित प्रयोग करना। ठीक है, और विद्यार्थियों की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि शिक्षण की प्रभाविकता को प्रभावित करते हैं। ठीक है, शिक्षण की प्रभाविकता को प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो क्या प्रभावित करते हैं? क्या प्रभावित करते हैं? पहला दिया है कि विद्यार्थियों का कार्य से पहले का व्यवहार। जब भी हम कभी भी किसी क्लास में जाते हैं तो एज ए टीचर पहले बच्चों को क्लास के आकार को देखते हैं, बच्चे किसको आगे बैठाना है, किसको पीछे बैठाना है। उसके बाद हम उससे पूछते हैं कि आज मैं जो आपको पढ़ाने जा रहा हूं उसमें आप कितना जानकारी बच्चा रखता है। तो सबसे पहले उसका प्रीवियस नॉलेज देखते हैं। अध्यापक द्वारा संरेखी पैटर्न का पालन किया जाता है। कैसा? अध्यापक द्वारा संरेखी पैटर्न का पालन किया जाता है विद्यार्थी के लेवल पे आकर के उसी के तरीके। विद्यार्थी के परिवार, वो किस परिवार से आता है, गरीब से, अमीर से, मध्यम, हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमारे लिए विद्यार्थी सभी क्या है? समान है। अध्यापक द्वारा प्रौद्योगिकी संसाधनों का, तो ये ऑप्शन पृष्ठभूमि से भी हमारा कोई ए बी डी ऑप्शन को क्या करेंगे? सही करेंगे। क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? एक शिक्षक द्वारा क्लास में सूचनाओं का अधिक भार बढ़ाया जाना। अगर हम क्या कर रहे हैं, एक शिक्षक द्वारा क्लास, हम आपको बहुत सा, हमें पढ़ाना है थोड़ी सी चीजें, 40 मिनट की क्लास हमें मिली, यहाँ तो मान लीजिए 1 घंटा मिलता है, लेकिन जहां हम लोग पढ़ाने जाते हैं बीटीसी बीएड में 40 मिनट का पीरियड मिलता है। अब उसमें इतनी चीजें आपको पढ़ा दें, है ना, इतनी चीजें आपको पढ़ा दें, यानी शिक्षक द्वारा क्लास में सूचनाओं का अधिक भार बढ़ा दिया जाए, बहुत सारी चीजें 40 मिनट में आपको पढ़ा दे, है ना। तो जब 40 मिनट में पढ़ा देंगे तो समस्या क्या आएगी? क्या आएगी? फीडबैक देरी से मिलेगा। क्या मिलेगा? फीडबैक देरी से मिलेगा। आप लोग के कमेंट्स नहीं आ रहे हैं, कमेंट जरूर करना चाहिए। एक बात याद रखिएगा, एग्जाम से पहले जहां भी आप क्लास करिए, फीडबैक मतलब कहने का कि आप जो भी क्वेश्चन, मैंने ये क्वेश्चन पूछा, आप अपने विवेक से आपने इसका आंसर दे दिया, किसी का पेस्ट कॉपी नहीं किया। गलत हो गया, चलो ठीक है, पूरे क्लास में 30 क्वेश्चन मैंने कराया, उसमें से आपका 25 गलत हुआ, 5 ही सही हुआ। लेकिन आगे आने वाले दिनों में आप वो जो 25 आपने गलती किया, अगर आज गलती करेंगे तो आप उसको सुधारेंगे और कल आप क्या करेंगे? वो 30 के 30 क्वेश्चन सही करके आएंगे। इसलिए हमेशा अपने विवेक का यूज करिए, बुद्धि का। जो ऑप्शन सही लग रहा है उसी को आंसर करिए, और आंसर जरूर करिए। ये भी याद रखना है आपको, आंसर आपको जरूर करना है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा संचार प्रभावी शिक्षण के लिए क्लास में नियोजित किया जा सकता है? टॉप डाउन, या इकोनिक, या स्पिरिचुअल, या असंगठनात्मक, अब्स्ट्रैक्ट, प्रतीकात्मक? कौन सा संचार प्रभावी शिक्षण के लिए क्लास में नियोजित किए जाते हैं, यूज किए जाते हैं? ठीक है, तो कौन से कम्युनिकेशन यूज किया? पहला दिया है ऊपर से नीचे। अगर अगर टीचर यहाँ है, स्टूडेंट यहाँ है, तो काम बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। कल एक क्लास में हमने कमेंट कर दिया जबकि टीचर गलत परिभाषा बता रहे थे, लेकिन वो गुस्सा हो गए। ऐसा होता है, वो गुस्सा होंगे। लेकिन सही मायने में मैं बताऊं, मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूं अपने से, लेकिन आज तक के पूरे करियर में मैंने जो भी गलती किया पढ़ाते समय, उसको मैंने स्वीकारा है, और अगली क्लास में मैंने उसको बताया है कि वो चीजें मैंने आपको गलत पढ़ा दिया था, उसको आप करेक्शन कर लेना। आज मैं गलत पढ़ा दूंगा, खूब अच्छा बता दूंगा, आप भी खुश हो जाओगे, लेकिन एग्जाम में आप गलत करके आओगे तो वो मैं वापस नहीं कर पाऊंगा। आपका समय, पैसा वापस हो जाएगा, समय वापस नहीं कर पाएंगे। एक क्वेश्चन से आप बाहर हो जाओगे, एक प्रश्न से आप बाहर हो जाओगे, और वो मैं गलत पढ़ा के आऊंगा। सोचिए, वो मैं
जो चीज है कहाँ भरूंगा उसको, मैं कहाँ भर पाऊंगा, है ना। तो जो आपने कहा, जो चीजें कहा, अगर मुझे लगा कि नहीं ये गलत है, मुझे खुद चेक करना चाहिए, मैं खुद चेक करता हूँ तुरंत। या तो कल मैं बताता हूँ कि बच्चों कल मैंने वो चीज बताई थी वो गलत थी, है ना। उससे हमारा वो इज्जत घट जाएगी, कोई बात नहीं है ना, कोई बात नहीं है। इज्जत घट जाए हमारी, चली जाए कि अरे ये तो गलत पढ़ा देते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इकोनिक, इकोनिक के साथ साथ संगठनात्मक, और संगठनात्मक के साथ साथ प्रतीकात्मक, यानी बी और सी और ई ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। ये ऑप्शन क्या हो जाएंगे, ठीक है। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि शिक्षण में प्रयुक्त मौखिक संप्रेषण तकनीकी, शिक्षण में प्रयुक्त मौखिक संप्रेषण तकनीकी, ठीक है। कल हम लोग की मुलाकात कहाँ होगी, तो उस चैनल पे, यानी यूजीसी नेट बाय पार्थ पे, ठीक है। उसका लिंक भी, यानी कल आप लोग वहीं लाइव होंगे, ठीक है। कल से क्लास वहीं चलेगी, नए तरीके से, है ना, नए तरीके से चलेगी। शिक्षण में प्रयुक्त मौखिक संप्रेषण तकनीकी, तो शब्दों की मंद अभिव्यक्ति, निगेटिव चीजें हैं, विराम, बिना विराम की प्रस्तुति। भाई कोई भी चीज विदाउट, एकदम लगातार आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है, लगातार आपको पढ़ाते जा रहे हैं, लगातार आपको पढ़ाते जा रहे हैं, ठीक है। तो वो सारी चीजें क्या होती हैं, जब रागात्मक प्रगति का वेग बढ़ जाता है तो संवेग की उत्पत्ति होती है, वैलेंटाइन ने कहा है, उन्होंने कहा। एक्चुअली डॉक्टर शशिबाला जी है क्या, मैं आपको बता रहा हूँ। बात ये है कि जितने भी टीचर हैं वो डिपेंड है यूथ पे, यूथ कंपटीशन जो जो प्रैक्टिस सेट है उसको रामबाण समझते हैं कि उन्होंने जो आंसर दिया है वही सही है। अपने खुद नहीं चेक करेंगे, आपके पास ओरिजिनल किताब है, कोई बच्चा कह रहा है तो उसको भी एक बार चेक करना चाहिए, है ना। आपके पास किताब है एसपी गुप्ता सर की, अरुण कुमार सिंह की, और बहुत सारी किताबें हैं, उस पर आप जाकर के चेक कर लीजिए, बच्चे को बता दीजिए, कल बता दीजिए, कह दीजिए कि हाँ ठीक है एक बार मैं चेक कर लूंगा, इज्जत थोड़ी चली जाएगी। खैर अपनी अपनी चीजें हैं, ठीक है। तो वाणी में ध्वनि की गति में अंतर, ध्वनि की गति में अंतर, ठीक है। पीसीआई स्टैंड फॉर, और ये चीजें कहाँ हैं, जब आपके पास अनुभव नहीं होंगे, जब आप खुद नेट जेआरएफ नहीं होंगे, आपको अनुभव नहीं होगा, आप खुद पढ़ाना स्टार्ट। मैंने देखा कई टीचरों को जिनका उनका सब्जेक्ट नहीं है, जिनका उनका सब्जेक्ट नहीं है। एक बार ऐसी घटना हुई जब ऐसा हुआ कि कोई सब्जेक्ट को लेकर के कि इसकी टीचर की नीड है, एक बार मेरे मन में आया क्यों नहीं इसको भी ट्राई करते हैं, लेकिन भाई हमसे ना हो पाएगा। एक सब्जेक्ट जो पढ़ा रहे हैं वही सही है और वही बढ़िया है, उसी में सफल हो जाए, बच्चों को पढ़ा ले अच्छे से, वही सही है ना। हर जगह घूम घूम करके पढ़ाना और वो चीजें हमारे बस की बात नहीं है। हर सब्जेक्ट में कूद कूद करके पढ़ाएं, कूद कूद करके पढ़ाने वाला देखें कि नहीं आप लोग, कूद कूद करके बताओ, है ना। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सटीक सही है। प्रतिदर्श यह उस त्रुटि से संबंधित है जो गैर प्रतिदर्श त्रुटि की श्रेणी में आता है। प्रतिदर्श त्रुटि बहुस्तरीय समूह प्रतिदर्श में नहीं होती है। गलत प्रतिदर्श ढांचा और प्रतिक्रिया न देना प्रतिदर्श से जुड़ी त्रुटि के उदाहरण है। जनसंख्या की विजातीयता प्रतिदर्श त्रुटि के बीच एक विलोप संबंध है। तो दो ऑप्शन को आपको क्या करना है, सेलेक्ट करना है, ठीक है। दो ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना, पहला दिया है कि प्रतिदर्श यह उस त्रुटि से संबंधित है, ठीक है, जो गैर प्रतिदर्श त्रुटि की श्रेणी में आते हैं। क्या आते हैं, गैर प्रतिदर्श की त्रुटि में श्रेणी में आते हैं। प्रतिदर्श त्रुटि बहुस्तरीय समूह प्रतिदर्श में नहीं होती है, हर जगह त्रुटि होती है। और गलत प्रतिदर्श ढांचा प्रतिक्रिया न देना प्रतिदर्श के क्या है, उदाहरण है। यानी दो ही ऑप्शन चाहिए, तो ए और सी ऑप्शन को क्या करेंगे, सही करेंगे, ठीक है। अगला है सामाजिक विज्ञान में केंद्रीय मुद्दा यह प्रश्न है कि क्या प्राकृतिक विज्ञान की विधियों का प्रयोग कर सामाजिक दुनिया का अध्ययन किया जा सकता है। यह कथन किस विषय की ओर संकेत करता है, ओंटोलॉजी, एक्सियोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी। देखिए जहां पे आपको ध्यान दीजिए, एक की पॉइंट, आपको कहीं भी शिक्षण विधि या विधियां मेथड दिखाई दे, आपको कहीं कैरिकुलम की बात आए, तो ये वाला ऑप्शन लगा के आना, 100% सही होगा। अगर सकारात्मक पूछा हुआ है, कहीं भी मेथड की बात हो रही है, कैरिकुलम की बात हो रही है, बुद्धि लगाने की बात हो रही है,
तो ज्ञान मीमांसा लगा के आना, 100% क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, सही होगा। एक ही पॉइंट आपके लिए है। ठीक है, आज का लास्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से संप्रेषण प्रक्रिया में फीडबैक के लाभ कुछ। फीडबैक से क्या होगा, क्या संप्रेषण में यह विषय वस्तु को समझने में लाभकारी है, या अदाता की कमियों का निदान करता है, यह संप्रेषण को स्पष्ट करता है, यह अदाता की कमियों को छानबीन। अगर कम्युनिकेशन की प्रक्रिया में, संप्रेषण की प्रक्रिया में अगर कोई भी चीज फीडबैक है, आपको समझ में आया मेरी बातें, जो मैंने आपको समझाया वो सब समझ में आ गया बच्चों, आप सभी? यस सर। नहीं सर, एक बार और बता दीजिए। इससे क्या होता है, इससे संप्रेषण स्पष्ट हो जाता है कि जो मैं बताना चाहता हूं जिस अर्थ में, वो बात आपको उस अर्थ में समझ में आई कि नहीं आई, उस अर्थ में समझ में आई कि नहीं। फीडबैक से क्या होता है, क्लियर होता है कि कम्युनिकेशन की प्रक्रिया संचालित हुई या नहीं हुई। ठीक है, तो कल हम लोग की मुलाकात कहाँ होगी बच्चों, ध्यान देना। बहुत बहुत धन्यवाद क्लास को शेयर करने के लिए, लाइक करने के लिए। कल आप इसी चैनल पे हमारे साथ जुड़ना। ठीक है, यहीं पे क्लास कल से आपकी लाइव होगी। कहाँ होगी, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यहीं पे कल से क्लास लाइव होगी। कहाँ, यूजीसी नेट बाय पार्थ, इस चैनल पे कल हम लोग नए तरीके से, नई ऊर्जा के साथ हम लोग नए चैनल पे, और एक ही उद्देश्य थे कि जून 2026 में जेआरएफ होना है, इसी को उद्देश्य को लेकर के हम लोग नए चैनल पे नए तरीके से कल हम लोग वहां पे मिलेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आप सभी का। तो कल कहाँ मुलाकात होगी, यूजीसी नेट बाय पार्थ, केवल नेट जेआरएफ की क्लास चलेगी, आपको क्लास भी खोजना नहीं होगा, बड़ी आसानी से और नए तरीके से हम लोग मिलेंगे, है ना। और जून में हम लोग का टारगेट रहेगा 2026 में कि जेआरएफ लिखा हो रिजल्ट में, है ना, रिजल्ट में क्या लिखा हो, जेआरएफ लिखा। बहुत बहुत धन्यवाद। कहाँ मुलाकात होगी, यूजीसी नेट बाय पार्थ पे। ठीक है, हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आप लोग क्या करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई दिक्कत, कोई समस्या, किसी का कोई क्वेश्चन किसी प्रकार का? कोई समस्या, कोई दिक्कत? यूजीसी नेट बाय पार्थ पे कल से मुलाकात होगी। ठीक है, टाइमिंग, हाँ टाइम सेम है, जो टाइमिंग है चल रही है इसी टाइमिंग, और टाइम हम लोग की यही रहेगी, इसी समय मुलाकात होगी। जो क्लास जैसे चल रही है वही क्लास उसी टाइम चलेगी। ठीक है, कोई परिवर्तन समय में नहीं है। ठीक है, जो भी है, आज फर्स्ट पेपर की ऐप की क्लास जो है उसका टाइम आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, वो सारी चीजें